की इस बड़ी कवरेज में आप सबका स्वागत है। बजट थिंक टैंक में अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करता हूं सर बजट के साथ ही मार्केट पर भी आपसे राय लूंगा कि मार्केट के लिहाज से कैसा है बजट, लेकिन पहले बताएं बजट में क्या कुछ खास आपको ऐसा लगा, आपको पसंद आया? जो ग्रोथ ओरिएंटेशन तो था वो तो था ही, लेकिन जो एआई के लिए जो उन्होंने डेटा सेंटर्स के लिए जो मूव किया, ये इतना बड़ा मूव है जितना बड़ा सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने 90s में जो किया था टैक्स फ्री स्टेटस। तो और इन्होंने इस बार ही सीधा 22 साल का अनाउंस किया 2047 तक का। मेरे ख्याल से इतना बड़ा, इतना अग्रेसिव, तो मेरे को लगता है पूरे बजट का सेंटर तो वही है, मतलब सबसे बड़ा प्रपोजल वही है, मतलब 1 to 10 इज दैट। अब उसका इफेक्ट क्या क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज। एकदम से नहीं होगा कल कल, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बेसिस पे आई थिंक इट इज अ रियली लॉन्ग टर्म एंड वेरी डीप एंड ग्लोबल, एंड इसका मतलब दूसरे इकोनॉमी के दूसरे पार्ट्स में बड़ा इफेक्ट आ सकता है इसका। सो ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने की है। बिल्कुल। तो एआई डेटा सेंटर काफी पसंद आया। बाजार के लिहाज से कैसा लगा सर बजट? आपके लिए अच्छा है खराब? बाजार के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। इन्वेस्टर्स के लिए नेट नेट पॉजिटिव है, स्पेक्युलेटर्स के लिए पर्टिकुलरली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए नेगेटिव है। क्योंकि आपकी तो खुद की एक ब्रोकिंग कंपनी भी है, नेचुरली फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर एसटीटी बढ़े हैं। क्या कैलकुलेशन चल रही है सर आपके यहाँ की, कितना असर पड़ेगा? देखिए ऐसा उनका समझना है कि इसके लिए करीब 15 से 20% जो टर्नओवर है दैट माइट गेट रिड्यूस्ड, ऐसा उनका एक अंदाज है। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि इन्वेस्टर का कैसा बिहेवियर होता है। लेकिन क्योंकि जो एट द मार्जिन जो डेली बेसिस पे जो टर्नओवर होते थे वो अनवायबल हो जाएगा। तो अनवायबल होते ही वो ट्रेड होगा ही नहीं, और उससे लिवरेज भी कम होगा, थोड़ा लिक्विडिटी भी कम होगा बाजार में। तो उनका कहना है कि 15 से 20% टर्नओवर जो है थोड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, बोल रहे हैं। 15 से 20% काफ़ी ज़्यादा होता है टर्नओवर, वो इम्पैक्ट होगा शायद हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा हो। लेकिन एक और आंकड़ा जो है वो है कैपेक्स का, 12,20,000 करोड़ का। क्या लगता है ये इकोनॉमी में जोश भरने के लिए काफ़ी है सर? एक्चुअल में देखा है तो लास्ट ईयर का नंबर और इस साल का नंबर में कोई फर्क नहीं है। 11.5 लाख का 12.25 लाख की है, तो उतना तो इन्फ्लेशन का ही नंबर है। सो बेसिकली रियल टर्म्स में इट इज स्टैटिक। सवाल ये कितने अच्छे से एग्जीक्यूट हो पूरा नंबर, वो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। दैट इज नॉट, मतलब उसका उतना मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है उसका कि भाई कोई चेंज आ गया, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। क्या चीज़ आपको लगा है कि बजट में एक मिसिंग है जो की जा सकती थी या करनी चाहिए थी, थोड़ा उससे बेहतर डायरेक्शन मिलता? अबे तो अनिल अभी हो गया, जो मतलब जो आने का था आ गया। और ऐसे भी बजट मेकिंग है वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सब सब रीजन्स को, सब इंडस्ट्रीज को, लोकल ग्लोबल और फिर टैरिफ ये वो, मतलब इतने इश्यूज है। उतने हम लोग को जितने इशू होते हैं उससे भी 1000 इशू वहां पर ज्यादा है। राइट। तो वो सब देखते हुए फिर वो बनाते हैं बजट। तो मेरे ख्याल से जो बनाया है बहुत बढ़िया किया है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट अबाउट 7.5%। मुझे लगता है कि नाउ, मेरे को लगता है यहाँ से जो क्रेडिट पॉलिसी जो है आरबीआई का जो रवैया होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रेडिट फ्लो जो है उन्होंने कंस्ट्रेन किया हुआ था लास्ट ईयर, जो अभी बढ़ के 9-10% से बढ़ के 13% हो गया है। और डिपॉजिट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आज शेट्टी साहब ने आज ईटी में बहुत जोर से बोला है कि भाई कुछ ना कुछ करो, लेकिन बजट में कुछ आया नहीं। तो अभी मेरे को लगता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी आगे, वो थोड़ा ज्यादा एक्शन पैक्ड रहेगा लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मॉनेटरी पॉलिसी अब बॉल आरबीआई के पाले में है, लेकिन एक चीज़ और है जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि थोड़े से हम टैरिफ के मामले में ट्रम्प साहब का वो पूरा प्रकोप झेल रहे हैं। क्या लगता है सर कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को मदद मिल पाएगी? और दूसरा ये कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इस बजट से उसको थोड़ा जोश आएगा? देखिए डिमांड है। देखिए अनिल, द होल इशू इज नॉट अबाउट टैक्स कम किया ज्यादा किया। डिमांड है कि नहीं, आप देखिए अभी ऑटोमोटिव में क्या हालत है। अभी आपके एक दो नंबर आए हैं। टेल्को के जो पैसेंजर व्हीकल्स है, दे हैव ग्रोन एट 47% इन जनवरी। 71,000 उन्होंने कार बेच दी। ये तो हिस्ट्री अपने आप में। अच्छा, फिर उसके बाद टीवीएस टीवीएस मोटर का 29% मतलब वॉल्यूम ग्रोथ है। 5 लाख से ऊपर का डिस्पैच हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जो है ना, मार्केट इकोनॉमी में बहुत अच्छा मोमेंटम है।
और वो भी इसके लिए हुआ है बिकॉज देयर इज अ क्रेडिट फ्लो, जीएसटी 2 जो हुआ है, जीएसटी कट हुआ है एंड क्रेडिट एक्सपांशन है, ये दोनों का इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन दिख रहा है। ये तो कंट्री में हर चीज का कंजम्पशन होने का है, कैन आई अफोर्ड इट, सो अफोर्डेबिलिटी कैन कम ओनली बाय इनकम, सो इनकम एंड क्रेडिट, सो क्रेडिट यदि नहीं होगा तो वो बनेगा कैसे? सो आई थिंक क्रेडिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री एंड ये यदि इन्फ्लेशन आपका नीचे है तो क्रेडिट बढ़ाना ही चाहिए अच्छे से। सो ठीक बात है। मेरे को लगता है कि बिगर देन बजट विल बी द क्रेडिट पॉलिसी। चलिए, क्रेडिट पॉलिसी ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन एक चीज़ और है कि चूंकि कंजम्पशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत तो है, जैसा आपने भी बताया, लेकिन ऐसा क्या कुछ खास है जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा इस बजट में? नहीं, यहाँ पर सी बजट में पर से कंजम्पशन के लिए कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, लेकिन आपका यदि आपके पास 1 लाख का इनकम है तो आप 1 लाख की गाड़ी खरीदोगे, यदि आप उसमें 1 लाख का क्रेडिट दे दो तो 2 लाख की गाड़ी खरीदोगे, तो इकोनॉमी में 1 लाख के बदले 2 लाख का काम होगा, एज सिंपल। मतलब ये तो एटीएफ है, क्रेडिट इन द इंडियन इकोनॉमी इज लाइक अ केरोसिन और आई वुड से इवन एटीएफ। नाउ वो वो क्रेडिट यदि आप कंस्ट्रेन करोगे तो क्लियरली देयर विल बी इम्पैक्ट, और यदि मान लो उसको आप एक्सेलरेट करोगे 10% से 15-16, मेरे ख्याल से 14 से 15% का क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन होना चाहिए, जो पुराना एवरेज हमारा हिस्ट्री है। वो उसको बहुत कम करने से थोड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बनेगा, बट इन्फ्लेशन राइट नाउ इज वेरी बिनाइन, तो मेरे को लगता है अगला 4-5 क्वार्टर आई थिंक वी आर गोना सी वेरी गुड क्रेडिट फ्लो एंड वेरी गुड अर्निंग्स ग्रोथ बिकॉज ऑफ दैट। लेट्स सी वेदर, मेरा जो ऑप्टिमिज्म है इकोनॉमी के लिए और इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन द इकोनॉमी, वो थोड़ा देखना पड़ेगा जैसे टाइम आएगा, बट आई एम बुलिश। तो सर, बजट के बाद बाजार को लेकर आपका व्यू कोई बदला है, कुछ बदलाव हुआ है? पहले से ज़्यादा बुलिश हैं, कम बुलिश हैं, या थोड़े से दुखी हैं? बहुत नहीं नहीं, दुखी तो नहीं हूं मैं, इससे नॉर्मल है, लेकिन अभी क्या है, ये फॉरेनर्स क्या करेंगे ना, आज देखो दुकान बंद है पूरा, आज इंस्टीट्यूशंस पूरे बंद है, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। सो कल वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर अपने समझना पड़ेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, दे आर द गाइज हु आर ऑलरेडी सेलिंग। अभी ये जो ये जो एसटीटी वगैरह का जो किया है, उसमें कई उनके हाई फ्रीक्वेंसी जो सेम डे स्क्वायरिंग पर जो ट्रेड होते थे वो सब अनवायबल हो गए हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? हालांकि ये मेजर आएगा सब 1 अप्रैल से, तो अभी 2 महीना तो अभी शांति है। सो हो सकता है कल ज्यादा इम्पैक्ट ना हो बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन लॉन्गर टर्म मुझे लगता है कि ये जो मेजर है इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द एफआई एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक बात। लेकिन सर, जैसे अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, मोतीलाल ओसवाल पीएलसी या मोतीलाल ओसवाल आईएनसी, कोई विदेशी ब्रोकरेज फर्म होती है, विदेशी फंड होते हैं, तो ये बजट देख के आपका मूड बदलता है कि अभी तक जो मैं बेच रहा हूँ अब बेचना बंद कर देता हूँ, अब आगे से नहीं बेचूंगा, बजट तो अच्छा है? नहीं, ऐसा तो इतना तो ज्यादा फायर पावर दिख नहीं रहा उसमें, एक्सेप्ट फॉर जो बताया मैं, डेटा सेंटर वाला जो है वो थोड़ा क्या लॉन्गर टर्म मेजर है। आज आपने दिया है टैक्स कंसेशन, तो प्रपोजल्स आएंगे, उसका मतलब बड़े बड़े प्रपोजल्स आएंगे। आपने देखा होगा गूगल का $10 बिलियन का सिंगल प्रपोजल था, और एक और था, दो 10-10 बिलियन डॉलर के थे। तो डेफिनेटली ये सब पूरा जितने डेटा सेंटर्स आ रहे हैं उसमें ये टैक्स कंसेशन काम आएगा। तो और अब जो है लाइन से जो जो गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने जो अनाउंस किया, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, बिकॉज एआई का जो है ना पूरे वर्ल्ड में द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एआई, और उसमें इंडिया उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ये पर्टिकुलर मेजर विल ब्रिंग इन द सेंटर स्टेज इन द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप इन द कंट्री। सर, डिविडेंड और बायबैक दो चीजें आपके दिल के बड़ी करीब है। आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो फिर आप अपनी खुद की कंपनी के लिहाज से भी हमेशा डिविडेंड और बायबैक को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, लगातार डिविडेंड आप देते भी आए, मोतीलाल ओसवाल में भी बायबैक करते आए, जो कंपनियां ऐसा करती है वो आपको पसंद भी आती है। ये जो नियम बदले हैं, एक तो ये कि मार्केट के लिहाज से, दूसरा एज ए प्रमोटर आपके लिहाज से कैसे देखते हैं आप? सो फॉर द इन्वेस्टर्स इट इज वेरी गुड, क्योंकि आपका यदि मान लो टैक्स रेट 15% से ऊपर है तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि टिपिकली बायबैक में जो सरेंडर होता था वो लॉन्ग टर्म में होता था। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होएगा तो 12.5% रहेगा। तो यदि आपका टैक्स रेट 12.5% से ऊपर है तो जनरली जितने हमारे स्टाफ होते हैं या जिनके पास शेयर्स है उनका 12.5% से ऊपर होता था। तो वो जो 20-22% लगता था पहले बायबैक का, वो गिर के 12.5 हो जाएगा। तो वहां पर एक मार्जिनल रिलीफ आएगा, क्योंकि बायबैक होना, उसके वो शेयर मेरे पास होना और उसमें कितना फायदा होगा, तो ये बहुत मार्जिनल बेनिफिट है, बट सेंटिमेंटली इट इज ऑन द राइट लाइंस। बट एज अ प्रमोटर
उसमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को 30% लगेगा एज इंडिविजुअल प्रमोटर। तो ये 600 लगा के 34-35% लगेगा, सो देर इज नो रिलीफ टू द प्रमोटर्स, विच इज I don't know why the promoters are singled out, but that is how it is. बाकी डिफरेंट, बाकी तो मेरे ख्याल से और तो कोई बदलाव है नहीं डायरेक्ट टैक्सेस में। सर ऑनेस्टली बताइए, क्या ऐसा ज़रूरी है कि एक ही बाईबैक पे 3 अलग-अलग तरह की रेट लगे? मेरे अलग, हाँ, आपके अलग, फिर किसी तीसरे के और अलग? क्या मतलब एक नहीं कर सकते सर? मेरे ख्याल से तो करना सबको कैपिटल गेन्स टैक्स में लगा देना था। मतलब वाई चिंदी चोरी जो किए ना उन्होंने कि भाई इंडिविजुअल को कैपिटल गेन्स टैक्स और बाकी को स्पेशल टैक्स, हाँ, वो वो सही नहीं है। मतलब है ना, फिर उसमें क्या, तो फिर वो चीर-फाड़ होती है, करेक्ट। मारा-मारी होगा, लड़ाई-झगड़ा होगा, एंड इट डज़न्ट लुक गुड। देयर इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट, मतलब जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। हुँ, ये मतलब मतलब है ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। मतलब आई डोंट नो और हाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। हुँ, मतलब बेसिकली प्रमोटर्स जो एक्चुअली जो शेयर शुरू से लेके बैठे हुए हैं 30-30 40-40 साल से, उनको कैपिटल गेन्स का बेनिफिट नहीं दे रहे वो इन बायबैक बेसिकली। करेक्ट। अब ये बताएँ सर कि जो पिछले 3 साल से हुआ है, हर साल जो हाँ, हाँ। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टैक्सेस में बदलाव हुआ है, तो आप तो हुँ, दूरदर्शी हैं सर, भविष्य का जानते हैं, मार्केट के बारे में सब कुछ और सब हुँ। समझते हैं, पॉलिसी के बारे में। अगले साल क्या बदलेगा सर, ये बताइए? अगले साल क्या बदलेगा? मतलब है आप तो 3 साल बाजार का से रुख की 3 बात कर साल रहे हैं। से कुछ ना कुछ बदल रहा है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, कभी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हाँ, कभी एसटीटी, कभी कुछ, कभी कुछ। तो फिर तो पक्का है अगले साल भी बदलेगा। अभी अभी इस साल वाला तो आप जॉब करें अभी। अभी इस साल जो हुआ ये बड़ा है। ये पता है ना, 2 नया पैसा का 5 नया पैसा ऑन ऑन फ्यूचर ऑप्शन, बट मोर इम्पोर्टेंटली द ऑप्शन का जो 1 नया पैसा था उसका 1.5 नया पैसा किया। उससे बहुत सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स थे, एक्चुअली इनको, मेरे को लगता था इनको जैसे इसमें कैपिटल गेन्स में किए, प्रमोटर्स को अलग कर दिए और रिटेल इन्वेस्टर को अलग कर दिया, ऐसे इसमें जो ना हाई फ्रीक्वेंसी बाजार में, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो होते हैं, कंप्यूटर लगा के बहुत मस्ती करते हैं, हर 2 मिनट में खरीदते बेचते, इनको इनको पनिश करना था। उनको 1 नया पैसा नहीं 2 नया पैसा लगाना था, सो दैट वो उनकी जो एक्टिविटी कम हो जाती। लेकिन जो नॉर्मल आदमी एक आध कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, बेच रहा है, आज खरीद रहा है, कल बेच रहा है, उनको मतलब पनिश करके पूरा बाजार को डिस्टर्ब करके, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। ये हाई आइडिया फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को अलग करना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये आइडिया बहुत बढ़िया दिया सर आपने, बिल्कुल सही कहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर वो एक स्पीड का, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर, स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठाकर पैसा बना रहा है, उसका लॉस एक रिटेल ट्रेडर कहीं छोटे मोटी जगह में बैठा हुआ है वो भर रहा है, और वो पैसा वो लेकर जा रहा है। उसमें से सरकार को लगा थोड़ा मैं ले लूँ, अल्टीमेटली ये तो नुकसान कर ही रहा है, पूरा उधर जा रहा है, इसके बजाय बीच में मुझे मिल जाए। तो आपका पॉइंट सही था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है उसी पर लगाना था, ये बेहतर होता। ये आइडिया अच्छा था, लेकिन अब हाँ, चीज। देखिए देखिए, जी। या ये जो बात जो लास्ट ईयर वो जेन इंस्टीट्यूट का जो केस हुआ ना, उसके बाद से वो कैटेगरी जो है अलग है। मतलब उनका उनका टेक्निकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, उनके पास कैपिटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दे हैव अ बिग ब्रेन पावर एंड दे आर अप अगेंस्ट द स्मॉल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। अब उनको दोनों को आप बराबर कर दोगे इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, मेरे ख्याल से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर का एक कैटेगरी बनाना चाहिए कि हाउ हाउ टू लुक एट देम। मूल्य में कुछ बदलाव करेंगे इस बजट के बाद कि ये सेक्टर या ये स्टॉक्स थोड़े अब कम पसंद करेंगे, ये थोड़े ज़्यादा पसंद करेंगे? ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, कैपिटल मार्केट में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स गिरेंगे। अब वो 5% गिरता है, 10% गिरता है, 15% गिरता है, वो समय बताएगा। लेकिन क्लियरली एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स, इनके सबके बिज़नेस थोड़े कम होंगे बिकॉज़ ऑफ लोअर वॉल्यूम्स, ऐसा अभी का समझ है। ओके, बट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मान लो इकोनॉमी बहुत अच्छा चलता है, उसे उसके चलते बिज़नेस बढ़ जाए तो वो बात अलग है। लेकिन आज के दिन में बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोविजंस, वॉल्यूम्स विल बी लोअर नाउ, वेदर इट विल बी 5% लोअर, 10% लोअर, वो समय बताएगा। और उसी कारण से देखिए, खर्चे तो पूरा उतना ही रहते हैं। आपका रेवेन्यू 10-15% से कम होता है, तो उसी कारण से ब्रोकिंग कंपनीज़ और एक्सचेंजेस पर्टिकुलरली, जिनका तो पूरा काम ही खाली ट्रांज़ैक्शन का ही, 80-90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स आउट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन दिस थिंग। I think they will suffer some amount of revenue losses and और ये 4 क्वार्टर चलेगा। तो अभी जो चालू हुआ आपका, जो मतलब ये मार्च क्वार्टर होगा, तो मार्च क्वार्टर में तो पूरा हो जाएगा। बट स्टार्टिंग 26-27 पूरे 4 क्वार्टर्स इट विल बी डिप्रेस्ड, बिकॉज़ यू विल बी कंपेयरिंग द 26-27 ओवर 25-26, जहाँ पर एसटीटी थोड़ा रीजनेबल था।
बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, आपने समय दिया और विस्तार से हर एक मुद्दे पर आपने बातचीत भी की और कुछ बेहतर आइडियाज़ भी दिए जो वाकई में काम किए हैं कि किस तरह से एसटीटी वगैरह को ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था। खाली हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।